नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। सर्वप्रथम ये सूचना हम अपने सभी आदरणीय भारतीय भाई बहनों या अपने सभी आदरणीय भारतीय आवाम से साझा करना चाहेंगे कि जैसा पिछले कुछ कथानकों में, कुछ एपिसोडों में यह बताया गया था कि नियमित रूप से हो सकता है कि यह वीडियो जारी ना हो पाए, लेकिन जब जब भी मौके आएंगे, ऐसा अवसर आएगा, ऐसा मुद्दा आएगा तो जारी होता रहेगा। तो उसी संबंध में हो सकता है कि आज के बाद 2-3 दिन के लिए ये वीडियो जारी ना हो और उसके बाद जारी होगा। तो इसकी एक संभावना है, वो इसलिए बताया जा रहा है कि इसको कोई भी, हमारे भारतीय भाई बहन भी जो इस अभियान के विरोधी हैं वो भी, दोनों, हालांकि विरोधी हमको नहीं कहना चाहिए, वो पता नहीं यानी क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। तो जो भी हो, इस चीज़ को अन्यथा न लें कि वीडियो जारी अब नहीं हो रहा है, अब क्यों नहीं हो रहा है। तो ये सूचना बताना आवश्यक था। अच्छा, अब इसके आगे जो मुख्य विषय है कि कल के कथानक में या एपिसोड में जो ये बात कही गई थी कि कुछ जो मोदी महोदय के समर्थक ये तर्क देते हैं कि यूट्यूब वाले सर जो है उनका विरोध क्यों करते हैं, उनकी लोकप्रियता को क्यों घटाते हैं, उनका बहुत नाम है देश के अंदर भी और देश के बाहर भी, विश्व में भी बहुत जो ऊंचे स्तर के नेता हैं उनसे भी आगे इनकी लोकप्रियता है। इस संबंध में उस एपिसोड में भी बताया गया है और उस एपिसोड के कल के एपिसोड के माध्यम से ये भी बताया गया कि यह बात कई बार बताई गई है कि मोदी महोदय के तत्वाधान में जो विकास के कार्य हैं वो एक विकास के कार्य एक दूरगामी परिणाम वाले हैं। चीन ने अपनी जो अर्थव्यवस्था मजबूत की तो वो इन्हीं बातों को लेकर के, वो आधारभूत ढांचा यानी वो सड़कों का जाल, तो उसमें आता है जो है कनेक्टिंग रोड्स और आपके हाईवेज का जो है मॉडर्नाइजेशन या आधुनिकीकरण या उसकी वाइडनिंग या चौड़ीकरण, तो और हाईवेज का नेटवर्क, उसका जाल, एक्सप्रेसवे का पूरा देश में जाल, लगभग 50 के आसपास एक्सप्रेसवे मैंने ये बनने
50 एक्सप्रेसवे में काम चल रहा है, जिसमें कि और विश्व का यानी लंबाई के मामले में विश्व का दूसरे नंबर का एक्सप्रेसवे यानी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, और वो भी माने आधुनिक जो मानक है, मतलब जो मॉडर्न स्टैंडर्ड्स है उसके अनुसार। तो और इसके बाद डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और डिफेंस कॉरिडोर और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, लॉजिस्टिक पार्क्स और इसके बाद अच्छा, और फिर जो हमारे डिफ़िकल्ट रीजन्स हैं, जो दुर्गम माने इलाके हैं हमारे देश के, खास करके जम्मू कश्मीर और लद्दाख, पूर्वोत्तर भारत सीमाओं पर जो सड़क भी और रेलवे का वो नेटवर्क, तो ये जो दुर्गम इलाके हैं उनमें भी काम बड़ा कठिन है। काम कठिन इसलिए है कि उसका भी उदाहरण बताया गया था कि मान लीजिए 200 किलोमीटर की रोड बनानी है या रेलवे या रेल लाइन बिछानी है 200 किलोमीटर की, तो उसमें अधिक से अधिक 25, 30 या 40 किलोमीटर ही वो समतल मिलेगा, बाकी पुल और सुरंग। तो ये बड़ा कठिन काम है। भारत के जो दुर्गम इलाके हैं, जिसमें पूर्वोत्तर भारत भी आता है, लद्दाख भी आता है, और जो है और जो पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्र हैं, जिसमें कि आपका असम है, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, असम, नहीं वो क्या कहते अरुणाचल प्रदेश, और सीमाओं पर माने वो अरुणाचल प्रदेश जो कि चीन के साथ सीमा लगती है, और इन सीमाओं पर ये इस देश की जो अभिशाप है जीएनपीसी, इसने सड़क जो है जानबूझ करके बनाया ही नहीं, सिर्फ इसी इंटेंशन से दुश्मन चीन को जिसमें चीन को भारत में घुसपैठ को आसान करने के लिए ये जीएनपीसी सीमाओं पर इसने सड़क बनाया ही नहीं, बल्कि और इसी संबंध में यूपीए का जो रक्षा मंत्री था AK एंटनी, उसने लोकसभा संसद में बयान भी दिया था। यानी यूपीए काल का जो रक्षा मंत्री था AK एंटनी, उसने संसद में बयान दिया था कि हमने माने जो सीमाओं पर, खास करके चीन के साथ जो सीमा लगती है, उस पर सड़क न बना करके भारत की रक्षा की है। इस तरह का बेहाई वाला वो वक्तव्य दिया। तो इसका मतलब है कि वो जानबूझ करके इस देश के दुश्मन जीएनपीसी ने यानी भारत चीन सीमा पर जो है जो सड़क न बना करके उसकी स्पष्ट मंशा थी कि चीन की घुसपैठ के लिए रास्ता बना, चीन की घुसपैठ को आसान करना, और चीन की घुसपैठ का एक रास्ता बना। तो खैर जीएनपीसी कितनी बड़ी दुश्मन इस देश की है, यह सभी देशवासियों को जानना चाहिए। और एक बात और है, ये जो बार बार बताया जा रहा है कि जीएनपीसी इस देश की खतरनाक दुश्मन है, तो हमारे देशवासी भी समझे वो दुश्मन है। और देश के दुश्मनों को का समर्थन मिलना और देश के दुश्मनों को वोट मिलना, देश के दुश्मन के प्रवक्ताओं को जो है टीवी डिस्कशन में बुलाना, और उसको देश का दुश्मन न माना जाए, इसकी साजिश करना, ये सभी जो है देश के खिलाफ एक खतरनाक गद्दारी है। ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो टीवी चैनल हैं, इसी टीवी चैनल हैं, और भी जो मीडिया के प्रिंट मीडिया जो अखबार हैं, वो इस जीएनपीसी को इस देश का दुश्मन नहीं मानते हैं। वो बोलते हैं विरोध पक्ष है। ये सबसे बड़ी गद्दारी है इस देश की मीडिया के द्वारा। बीजेपी भी इसको देश का गद्दार नहीं कहती है, और बीजेपी भी इस जीएनपीसी को देश का गद्दार नहीं कहती है,
कम्युनिस्टों को भी देश का गद्दार नहीं कहती है। तो इसी बात को अनेक तरह से बताया भी गया है कि ये बीजेपी भी कितनी खतरनाक देशद्रोही पार्टी है, जो कि इन खतरनाक दुश्मनों को मैंने एक तो पालती रहती है, दूसरे इसको मैंने यानी देशद्रोही न माना जाए, खासकर जीएनपीसी और यानी वामपंथियों को, ये इस तरह की साजिश भी करती रहती है बीजेपी। तो बीजेपी के भी जो कारनामे करतूत है, जो उसकी सोच है, वह भी इस मुल्क के लिए बहुत खतरनाक है। ये हमारे सभी देशवासी मैंने वो समझे। और बीजेपी के तो और भी कारनामे हैं जो कि इस तरह से दिखाते हैं कि भाई किस तरह से इस अभिशाप जीएनपीसी को किस तरह से बचाती है। तो विषय कुछ इधर उधर हो जाता है, लेकिन वो भी स्पष्टता के लिए जरूरी होता है। तो सीमाओं पर भी माने ये सड़क और रेलवे का तंत्र बिछाया जा रहा है। और ये तो रहा आपका भारतमाला। सागरमाला में जो बंदरगाह हैं, जो उनकी टनेज हैंडलिंग कैपेसिटी यानी कितना टन का माने माल जो है वो एक दिन में जो है वो माने उसको डील करते हैं, तो वो क्षमता यानी कई गुना बढ़ा करके, और फिर उन जो बंदरगाहों के उन पोर्ट्स की यानी रोड और रेल के द्वारा वो जो कनेक्टिविटी है, जो संपर्क है, उसको और बेहतर करना ये है। और कई रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण, कई रेलवे स्टेशन आप देखेंगे तो वो लगेगा कि वो हवाई अड्डा है। अब जैसे बनारस में या वाराणसी में एक रेलवे स्टेशन जिसका नाम है वाराणसी, दूसरा रेलवे स्टेशन था मड़ुआडीह, तो मड़ुआडीह का नाम बदल करके हो गया है बनारस। बनारस जो कि पूर्वोत्तर रेलवे के अधीन आता है। इस तरह से बनाया गया कि जैसे कोई आप उसमें प्रवेश करेंगे तो वो जो है एक हवाई अड्डे की तरह आपको दिखेगा। इसी प्रकार अहमदाबाद का जो रेलवे स्टेशन है और कई जगहों का, तो रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण, और मैं समझता हूँ कि इसका जो नई दिल्ली का भी शायद बनाने की योजना है या बन रहा होगा। तो रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण, जो कोचेज हैं मैंने यात्रियों वाले, उसका भी आधुनिकीकरण, और फिर जो ट्रेन की स्पीड है उसको भी गतिमान एक्सप्रेस है और एक वंदे भारत है। तो तमाम इस तरह से मैंने इस तरह से, ताकि जो विदेशी निवेशक हो वो आकर्षित हो, और फिर बड़े हवाई अड्डे और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और खास करके उसमें जो जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो बन रहा है नोएडा के पास, वो मैं समझता हूँ कि वो विश्व स्तर का है। तो इसलिए कि विदेशी निवेशक में आकर्षित हों, यहाँ पर निवेश करें, और निवेश करेंगे और तो ये आर्थिक रूप से भारत मजबूत होगा, रोजगार के भी अवसर बढ़ेंगे। तो एक मैंने इस देश को मजबूत करने के लिए वो भी भविष्य में जो है ये बहुत ज़रूरी है, जो कि मोदी शासन के द्वारा, मोदी महोदय के द्वारा किया जा रहा है। शायद इस तरह का वर्णन जो है बीजेपी वाले या बीजेपी के प्रवक्ता भी नहीं कर पाते होंगे। चूँकि ये देश के हित की बात है, तो भारतीय जनता दल ये कहने में जरा भी संकोच नहीं करता कि ये कहने से बीजेपी या मोदी जी की प्रशंसा हो जाएगी तो वोट खिसक जाएगा। ये सब अक्सर होता है ना। और जीएनपीसी वाले और वामदल वाले और समाजवादी पार्टी वाले सिर्फ इसलिए नहीं कहते हैं कि उनका वोट खिसक जाएगा, लगता है कि वो तारीफ कर रहे हैं, या आम आदमी पार्टी वाले। लेकिन भारतीय ताकत दल का
जो नज़रिया है, जो काम कर जो जो सोचने का, जो माने काम करने का, वो बिल्कुल जुदा इस मामले में है कि जहाँ भी देश हित की बात है, जहाँ भी अपने अपने अवाम के हित की बात है, वो कि कौन पार्टी कर रही है, कौन पार्टी नहीं कर रही है, इस पर बगैर ध्यान देते हुए वो यदि देश हित में कोई काम हो रहा है तो उसको जरूर कहता है। तो शायद इतना वर्णन विकास के विषय में शायद बीजेपी वाले भी नहीं करते होंगे। तो भारतीय जनता दल ने कई मौक़ों पर और इसी एपिसोड के इसी मैंने यूट्यूब के वीडियो के माध्यम से कहा हुआ है। तो विकास में तो कोई मैंने विकास को लेकर के जो है वो भारतीय जनता दल के विषय में तो बीजेपी जो है वो भ्रम पाले ही नहीं। लेकिन जो इससे भी महत्वपूर्ण बात जो बार बार कही जा रही है, उस पर बीजेपी वाले बिल्कुल खामोश रहते हैं। उनको उस पर ये उनकी खिड़की बंद है। वो ये कहा जाता है कि भाई हमारे देश का या हमारे भारतीय समाज का एक बहुत बड़ा तबका है जो कि ये कहता है या जिसकी एक मांग है कि भैया हमको विकास के पहले, वो तो ये भी कहता है कि हम अपनी क्षमता में जी लेंगे, रेडी पटरी में रेडी पटरी पर रह करके अपना गुजर बसर कर लेंगे, और हमें जो है वो क्षमता है कि छोटे मोटे काम धंधा करके अपना जीवन यापन कर लेंगे। हमको विकास के पहले सुकून चाहिए। देखिए ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। विकास के पहले हमको सुकून चाहिए, विकास के पहले हमको सम्मान चाहिए, और विकास के पहले हमको भारतीय नागरिक वाली प्रतिष्ठा चाहिए। ये मांग करता है। और उसमें विशेष करके इसको भी कहने में मैं संकोच नहीं है, विशेष करके हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का तबका और हमारे उपेक्षित भारतीय भाई बहनों का तबका। इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन तो मैंने कई बार भारतीय आवाम ताकत दल बता भी चुका है कि जिसको आप मुसलमान कहते हैं, भारतीय आवाम ताकत दल इनको मुसलमान कहना किसी भी तरह से उचित नहीं मानता है। उनको हमेशा जिस संबोधन का प्रयोग करता है या जिसके द्वारा उनको संबोधित करता है, वो संबोधन यही है जो कि उचित भी है और जो देश को आवश्यक भी है, देश के लिए, पूरे मुल्क के लिए, हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन, जिनको आप शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और क्या करने की ये दलित इत्यादि शब्दों से, अल्फाजों से आप जो है वो आप लोग जो संबोधित करते थे, तो वो भी भारतीय जनता दल के नज़रिए के अनुसार उसको भी वो उचित नहीं मानता है। बस यही कहता है कि वो हमारे भारतीय भाई बहन हैं, वो अपने को उपेक्षित समझते हैं और उनकी उपेक्षा हो रही है, और इन्हीं बातों को लेकर जो अभी बताया गया। तो ये हमारे जो उपेक्षित भारतीय भाई बहन हैं और जो हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन हैं, इन्हीं का मानना है कि हमको विकास के पहले सुकून, सम्मान और बराबरी के आधार पर भारतीय नागरिक की प्रतिष्ठा चाहिए। और ये उनकी ख्वाहिश बिल्कुल जायज़ है। भारत देश आज़ाद हो गया, इस देश का संविधान बन गया, संविधान ने हर एक नागरिक को बराबर का अधिकार दिया हुआ है, बराबर की भारतीय नागरिक की प्रतिष्ठा दी हुई है। तब भी हमारे इसी भारतीय समाज के कट्टरवादी तत्व जो है, तत्वों के द्वारा, और कट्टरवादी तत्वों को पीछे से समर्थन भी मिलता है। यही तो उसका वो है। इन कट्टरवादी तत्वों को पीछे से समर्थन भी मिलता है, राजनीतिक समर्थन भी मिलता है, जो कि हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को अपमानजनक शब्दों के द्वारा जो है उनको अपमानित करते रहते हैं। हालांकि उन शब्दों को कहना जो है मेरे लिए भी बहुत ही भारी पड़ता है। मैं जब उन शब्दों का उच्चारण करता हूँ तो मेरा मन भी बहुत भारी हो जाता है।
क्या कहते हैं ये कट्टरवादी तत्व, मियाँ कहते हैं, कटुआ कहते हैं, जिहादी कहते हैं, पाकिस्तानी कहते हैं, गद्दार कहते हैं, हलाला पुत्र कहते हैं, पंजर पुत्र कहते हैं और सब कहते रहते हैं। सवाल इस बात का है कि आज़ाद भारत में, जिसमें सभी नागरिकों को, सभी देशवासियों को भारतीय नागरिक के रूप में बिल्कुल बराबरी का वो अधिकार दिया गया है, सम्मान दिया गया है, और ऐसे माने ऐसे देश में कट्टरवादी तत्वों द्वारा और कट्टरवादी तत्वों को शर्म भी मिलती है राजनीतिक जो है कि हमारे यानी हमारे भारतीय समाज के इस तबके को जो है इस तरह से वो या कोई सामने से और कोई जो मैंने अपरोक्ष रूप से जब उनकी वार्ता होती है तो अपमानित करते रहते हैं। इसी प्रकार वो हमारे उपेक्षित भारतीय भाई बहनों को चमार और वो क्या हरिजन इत्यादि जो भी है वो अपमानित करते रहते हैं। अब ये सवाल है कि यदि कोई ये कहे कि सिर्फ बीजेपी समर्थित कुछ माने कट्टरवादी तत्व ऐसा करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बीजेपी समर्थित कट्टरवादी तत्व तो ये कहते ही हैं, दूसरी पार्टियों में भी सुना गया है, खास करके समाजवादी पार्टी और जो है ये जीएनपीसी कांग्रेस पार्टी में भी इस तरह के तमाम कट्टरवादी तत्व हैं या समर्थित कट्टरवादी तत्व हैं जो इसी तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हम सार्वजनिक रूप से इसलिए नहीं कहते हैं कि हमको वोट लेना है। तो एक और तो इनसे वोट लेते हैं और वो भी खास करके ये कौन समाजवादी पार्टी के, आरजेडी वालों के और कांग्रेस और जो जीएनपीसी या कांग्रेस पार्टी के, उसके भी जो कट्टरवादी तत्व जो उसके द्वारा उसके भी जो समर्थित कट्टरवादी तत्व है वो भी हमारे इसी तबके को इन्हीं अपमानजनक शब्दों से अपरोक्ष रूप से माने यानी व्यक्तिगत वार्तालाप में वो अपमानित करते रहते हैं। तो बीजेपी अकेले सिंगल आउट नहीं है, ये बीमारी कितनी गहरी है। इसीलिए मोदी महोदय का भारतीय जनता दल ने ध्यान आकर्षित किया है कि ये स्थिति होते हुए और इसीलिए उनकी ख्वाहिश है तो वो कहते हुए हमको पहले इससे बचाइए आप, विकास बाद में। तो इस स्थिति में जो है मोदी जी का ये ऊंचे मंच से कहना कि सबका साथ सबका विश्वास, कैसे उनकी इस तरह की बातों पर हमारे उस तबके का विश्वास आएगा, बताइए। यही प्रश्न है। भारतीय जनता दल बार बार क्या कहता है कि भाई संविधान बन गया, इसके पहले संविधान बनने के पहले हमारे जितने भी अमर शहीद रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस रहे हैं, हमारे भगत सिंह रहे हैं, चंद्रशेखर आज़ाद रहे हैं, अशफाक उल्लाह रहे हैं, खुदीराम बोस रहे हैं, सुब्रमण्यम भारती रहे हैं, और ये रानी लक्ष्मीबाई, रानी चंद्रिमा कर्नाटक की और रानी गडलू नागालैंड इत्यादि ने अपनी कुर्बानी शहादत दी अपने इस मुल्क की आज़ादी के लिए भी, और पैगाम भी दिया कि ये हमारे सभी भारतीय भाई बहन। तो सभी को भारतीयता का, भारतीय भाई बहन का वो सम्मान के अधिकारी हैं और सबका फर्ज बनता है ये सम्मान उनको दें। भारतीय जनता दल भी कहता है कि भाई उनको सम्मान दिया जाना चाहिए और गांव गिराज में उनको गले से लगाइए, उनको अपनापन का एहसास दिलाइए, बराबरी का सम्मान दीजिए, खाट पर भी बिठाइए और हो सके तो सिरहाने बिठाइए। तमाम तरीके हैं उनको अपनापन दिखाने का। तो भारतीय जनता दल आज 3-4 साल से कह रहा है, इसीलिए कह रहा है। और भारतीय जनता दल के इस विचार और इस प्रयास, इस मुहिम का ये बीजेपी वाले विरोध करते हैं और विरोध वो साजिश के तहत और
और इनके विरोध का जरा नमूना देख लीजिए, चाहे मोदी महोदय हों, चाहे नड्डा महोदय हों, कोई और भी हो, क्या कहते हैं, कुछ लोग यूट्यूब पर बैठ गए हैं, ऐसे बोलते हैं। एक तो इतने बड़े अहंकार से कुछ लोग, मैं कुछ लोग हूँ, इस देश का नागरिक हूँ और अपने भारतीय भाई बहनों को जो जगाने का काम कर रहा हूँ। हमको यह भी कहने में संकोच नहीं है कि इस दिशा में कई बार प्रयास हुए। जो काम भारतीय वाम ताकत दल ने लिया है, यह बताने में भारतीय वाम ताकत दल को या मुझे जरा भी संकोच नहीं है कि इस दिशा में काम जो है कई बार प्रयास हुए, लेकिन वो मुकाम तक पहुंच नहीं सके। उदाहरण के लिए हमारे आज़ादी की प्रथम क्रांति या प्रथम जो है स्वतंत्रता आंदोलन, प्रथम क्रांति जो है 1857 की, जिसकी कि कई मायनों में खूबियाँ थीं और बेमिसाल था। हिंदू मुस्लिम एकता की वो पराकाष्ठा थी। वो क्रांति शुरू तो हुई, कारण कुछ भी रहा, लेकिन अपने मुकाम तक वो पहुंचा नहीं। देखिए, हम मोटा मोटी इन ब्रॉड वे। दूसरा, ये हमारे अमर शहीदों ने बलिदान दिया। भगत सिंह फांसी के फंदे को हंसते हंसते चूमा, हमारे चंद्रशेखर आजाद, अशफाकुल्लाह ने भी हंसते हंसते मौत को गले लगाया। लेकिन देश में जो एकता होनी चाहिए, जो भारतीयता आनी चाहिए, वो आ नहीं पाई। देश के दुश्मन फिर हावी हो गए। ये गांधी नेहरू वाला कुनबा जो है, तो उनका बलिदान जो है, हमने कहते कि व्यर्थ गया, लेकिन वो बलिदान जो है अपने इस देश को उस मकाम पर मैंने वो ला नहीं पाया, लाना बाकी है। और जरा याद करिए, हमारे परम आदरणीय और राष्ट्र महानायक, राष्ट्र भक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आह्वान दिया था कि तुम मुझे खून दो और मैं तुमको आज़ादी दूंगा। उसका मतलब क्या था कि हमारे देश के लोग कुर्बानी और शहादत के लिए, त्याग बलिदान के लिए पहले मानसिक रूप से पहले तैयार हों, इसके बाद ही वो आज़ादी पाने के वो नैतिक रूप से अधिकारी बन सकते हैं। कोई आया? कहाँ आया? बल्कि वो और इस आह्वान के बाद वो भाग भी गए थे और उन्होंने एक बार कबूला भी था कि हमने ये आह्वान दिया है। हमको नहीं लगता कि अभी पूरी आवाम मानसिक रूप से पूरी तैयार हुई है। और इस यथार्थ को भांपते हुए वो भारत के लोगों में के आधार पर उन्होंने आज़ाद हिंद फौज नहीं बनाई। वो जो युद्धबंदी थे, द्वितीय विश्व युद्ध के जो युद्धबंदी थे भारतीय, खास करके वो जर्मनी शासकों के द्वारा और जापान के शासकों के द्वारा, वहाँ से उन भारतीयों को छुड़वाया, उनको मिला करके वो जो है आज़ाद हिंद फौज बनाए। तो और देखिए, आज़ाद हिंद फौज के बनाने में भी जो धन का योगदान होता है, उसमें भी लोग कहाँ है। इन गांधी और नेहरू को तो मैंने जो वित्तीय सहायता के लिए, डोनेशन के लिए जमनालाल बजाज, जी.डी. बिरला तो आ गए, लेकिन सुभाष चंद्र बोस जी के लिए और उनके आज़ाद हिंद फौज के निर्माण के लिए कौन जमनालाल बजाज, कौन जी.डी. बिरला आया? नहीं आया ना। लेकिन फिर भी इसी देश के जो है इसी देश के जो है वो व्यापारी, और वो व्यापारी सिर्फ योगदान मैंने अपना कुछ अपने व्यापार का कुछ लाभांश डिविडेंड ही नहीं दिया,
उसने पूरे व्यापार की कीमत पर बेकार व्यापार नष्ट करके वो दिया पैसा। वही मेमन अब्दुल हबीब यूसुफ मरफानी। मैं तो बराबर कहता हूँ अपने देशवासियों को, अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों को, ये नाम और इनका फोटो आप घर घर में रखिए। मेमन अब्दुल हबीब यूसुफ मरफानी का नाम भी याद कर लीजिए। इन गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी, गद्दार नेहरू का ये फोटो रखने के बजाय यदि इनकी फोटो आप रखेंगे और इनकी वंदना करेंगे तो कम से कम कुछ यानी देशभक्ति तो आएगी। इन गद्दारों का नाम जो हर स्कूल से वो हटना चाहिए। तो बताया जा रहा है कि इस तरह से कई हमारे देशभक्त जो है काम शुरू किया, लेकिन इतनी बड़ी जो जड़ता है हमारे देश में जो भी है, तो वो मुकाम तक पहुंचा नहीं। तो वो सारे कामों को भारतीय जनता दल अब अपने हाथ में लिया है। ये भारत जो है हमारे परम आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह और बाबा साहब का जो सपना था, उसके अनुसार उसके अनुसार भारत बनाने की दिशा में ये प्रयास कर रहा है। और वो प्रयास का पहला मुकाम है कि देश में एकता होनी चाहिए, और वो भी भारतीयता के आधार पर। और भारतीयता के आधार पर सबको जो है मान प्रतिष्ठा अपनापन सब कुछ स्थापित होने की परम आवश्यकता है। तो यही कह रहा है। अब जब ये बात उठा रहा है, जब ये बात उठा रहा है भारतीय अवाम ताकत दल, तो ये जो राष्ट्रवाद का लोग बोलते थे कि भाई राष्ट्रवाद की बात राष्ट्रभक्ति की बात बस एक ही दल उठाता है, कौन? बीजेपी। तो तभी तो पता चला कि इनका राष्ट्रवाद भी, इनकी देशभक्ति भी, इनका एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद भी थे, सब झूठा है, सब नकली है, सब छल और कपट से भरपूर है। ये तो बोला जा रहा है। अब वो भी क्यों? यानी देश के पृष्ठभूमि में, देश की आवश्यकताओं की पृष्ठभूमि में, तब इनको जो है वो माने वो छटपटाहट हो रही, दर्द हो रहा। अब देखिए ना कि इनकी मोदी जी के, बीजेपी वालों के राष्ट्रवाद का क्या मतलब है कि देश के खतरनाक दुश्मनों को पाल कर रखना। अरे बल्कि एक टिप्पणी में देखी गई कि भाई कम से कम भारतीय जनता दल ने परिचय तो कराया, बताया तो सही, ये सारे देश के दुश्मनों को दूध पिला करके उसी तरह से जो है वो इनको पाल रहे हैं। जैसे सांपों को लोग जो है दूध पिलाते हैं, तो सांप को आप दूध पिलाइए तब भी वो सांप डसता है। तो ये सांप हमेशा इस देश को डस रहे हैं। अब मोदी जी इन्हीं सांपों को दूध पिला करके देश को डसवा रहे हैं। ये इनका राष्ट्रवाद है कि बराबर जो है जीएनपीसी वाले, वामदल वाले और भी इस देश को जला रहे हैं, देश को अस्थिर कर रहे हैं, बहाना कोई भी हो। ये कहता है कि हमने जो है इस देश में पेट्रोल छिड़क दिया है, केरोसिन वो छिड़क दिया है। वाकई में उसने पेट्रोल उसने छिड़का ही नहीं, आग भी लगाई है, तब भी इसको पाल रहे हैं। अब सवाल है कि मोदी जी तो पाल ही रहे हैं। पूरा मीडिया, खास करके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टेलीविजन वाला, इसको गद्दार भी नहीं मान रहा है। ये देखिए इसकी गद्दारी, ये टीवी चैनल की, उसके हर खबर को ब्रेकिंग न्यूज में दिखाते हैं। राहुल गांधी वो गद्दार कुछ भी बोले ब्रेकिंग न्यूज में, वो सांस भी ले तो ब्रेकिंग न्यूज में। तो ये देश की एकता में यही तो सब बाधक है। और ये सब इतने बेशर्म हैं ये मीडिया वाले कि भारत के संविधान के हर वक्त अपमान करते रहते हैं। भारत संविधान कहता है कि ये सभी अपने माने भारतीय लोग हैं, भारतीय नागरिक हैं,
बराबर हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम ये कहना जो है छोड़ नहीं रहे हैं। तो मैंने संविधान की भावनाओं का बराबर अनादर और इस देश के साथ गद्दारी ये बराबर जो है ये वो टीवी चैनल के द्वारा, और उन्हीं को बुलाते हैं जो कि इस देश में नफरत फैलाते हैं। जितने भी प्रवक्ता आते हैं देख लीजिए ना, वो बीजेपी का वो संबित पात्रा वो बराबर बोलता रहता है। कई बार बोला कि अरे ये देखिए ये इतने मुस्लिम लोग जो है एक हिंदू को नहीं बोलने दे रहे हैं, ऐसे बोलता है संबित पात्रा, ऐसे बोलता है कि इतने मुस्लिम जो है एक हिंदू को नहीं बोलने दे रहा है। अब वो संबित पात्रा कहता है कि हम जो वकील हैं। तो इस तरह के जो देश के जो सांप हैं हमारी एकता को डस रहे हैं। तो यही चीज तो बोली जा रही है। तो सिर्फ विकास को दिखा करके बीजेपी वाले मोदी जी ये सारे यानी राष्ट्रघाती अपने पापों को यदि ढकना चाहते हैं, उसी को उजागर कर रहा है भारतीय आवाम ताकत दल। और देखिए ये इनका कितना घिनौना चरित्र है। अब तक तो 60-70 सालों तक जो है इस जीएनपीसी ने क्या किया कि जिन अमर शहीदों ने अपना त्याग बलिदान करके जो है इस देश को आज़ादी दिलाई, उनको इन समूह ने दबा करके पृष्ठभूमि में रखा। सिर्फ इन गद्दारों में, सिर्फ जो गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी, गद्दार नेहरू की बातों पूरे देश में पूरा जो है क्या कहते हैं कि एक मानसिक जो है वो नज़रबंदी एंड साइकोलॉजिकल मेस्मराइजेशन या मेस्मराइजेशन या हिप्नोटाइजेशन पूरा गांधी नेहरू चाहे वो स्कूल खोलिए तो इन दोनों गद्दारों की यानी वो फोटो मिलेगी, किताबों में मिलेगी, हर गली कूच में मिलेगा, हर जो है वो जो है शिक्षण संस्थाएं, एयरपोर्ट, यही गांधी नेहरू पूरा छाए हुए। अब ये भारत में नहीं, भारत के बाहर भी, भारत के अंदर भी जो मैंने कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार इस गांधी के नाम पर, नेहरू के नाम पर, और जो वो गद्दार थी इंदिरा गांधी उसके नाम पर। तो पूरी मानसिकता पर जो है वो जो जकड़े हुए थे सब ये सब। और अपने जो हमारी राष्ट्रभक्त थे जिन्होंने कुर्बानी देकर इस देश को आज़ादी दिलाई, उसको पृष्ठभूमि में नहीं, सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु के संबंध में फाइलों को कोई दबा के रखे थे। भाई इतने बड़े गद्दार हैं जीएनपीसी वाले। सुभाष जो हमारे इतने बड़े यानी देशभक्ति के इतने बड़े आदर्श आदमी सभी भारतीय भाई बहनों के दिलों में जो है वो उनका एक जो है अद्वितीय स्थान है। उनके मृत्यु के संबंध में जो फाइलों को दबा कर बैठे थे यही जीएनपीसी वाले। और कोई आरटीआई के थ्रू पूछिए तो उनका जवाब आता था कि हाँ इन फाइलों को हम इसलिए जो है सार्वजनिक नहीं कर सकते, अब ये क्लासिफाइड हो गई हैं, वर्गीकृत हो गई हैं, इनको हम सार्वजनिक इसलिए नहीं कर सकते कि सार्वजनिक करने से कुछ देशों से हमारे संबंध खराब हो जाएंगे। अब इन जीएनपीसी वालों को देशों से संबंध जो ज़्यादा कीमती हो गए, हमारे सुभाष चंद्र बोस से अधिक कीमती हो गए, इसी तरह के बहाने। और ठीक वही उन्हीं के पद चिन्हों पर और वही चित्र दिखाते हुए बीजेपी भी अब वही भाषा बोल रही है। इसमें पूछिए कि भाई क्या सभी फाइलें जो है सुभाष चंद्र बोस से संबंधित सभी सार्वजनिक हो गई। मोदी महोदय ने बार बार झूठ भी बोला कि सभी सार्वजनिक हो गए,
लेकिन अभी फाइलें हैं, अब ये पता चल रहा है। और अब फिर आरटीआई के थ्रू, ये आरटीआई के जरिए आप यदि पूछिए तो फिर वही जवाब मिलेगा जो जेएनपीसी के ज़माने में मिला करता था कि वो फाइलों को इसलिए सार्वजनिक नहीं किया जा सकता, इससे कुछ देशों के साथ हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंध खराब हो जाएंगे। तो देखिए कि आखिर जो जेएनपीसी ने इस देश को तबाह किया, 60-70 साल तक हर तरह से तबाह किया, इनमें और इन जो राष्ट्रवादी बीजेपी वालों में क्या फर्क है बताइए ना। तो अब सवाल है कि उसने ये माहौल बनाया, और जिस देश में माहौल होना चाहिए, हमारे जो है परमादरणीय राष्ट्र महानायक और राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का, भगत सिंह का, अशफाकुल्लाह का, खुदीराम बोस का, बाबा साहब का, तो उसके स्थान पर ये गांधी कहते रहे। अब इसमें जो है, और कम से कम देश को आवश्यकता है कि राष्ट्र को मजबूत करने वाले जितने पहलू हैं उनको सामने लाया जाए। जैसे सबसे पहले वंदे मातरम को ये बीजेपी वाले मोदी महोदय भुनाएंगे जरूर, इससे वोट बटोरेंगे, सत्ता हथियाएंगे, लेकिन वंदे मातरम को राष्ट्रगान का सम्मान नहीं देंगे। ये इनकी दोगलापंथी है और देश के साथ गद्दारी है। वंदे मातरम को भुनाएंगे, और किस कदर भुनाएंगे मोदी जी, यही तो इनकी असलियत बताई जा रही है। तो इनको चुभता है। देखिए इनकी मानसिकता जरा देखिए, ये वही गलती करेंगे। अब तक कोई नहीं बोलेगा, ठीक है। भारतीय जनता दल जब इनको आईना दिखाता है तो इनको अपने करतूत पर शर्म नहीं आती है। बीजेपी या मोदी महोदय को इस बात पर शर्म नहीं आई कि जिस वंदे मातरम को ये भुना करके वोट लेकर सत्ता हथियाते हैं, उसको राष्ट्रगान का सम्मान देना है कि नहीं देना है, ये इनकी मंशा नहीं है। तो इनकी जो दोगलापंथी से आप कहते हैं, दोगलापंथी या इस देश के साथ विश्वासघात, जरा देखिए जब भी इनकी चुनावी सभा होती है ना, तो खुद ये वंदे बोलेंगे और जो जनता से जो है मातरम कहलवाएंगे, वंदे और उसे बोलेंगे मातरम। क्या नाटक इनका चलता है। अब कोई नहीं इनसे पूछता है। अब पूछना चाहिए, हमारी जो आदरणीय भारतीय आवाम है कि जिस वंदे मातरम को तुम भुनाते हो, उसको राष्ट्रगान का सम्मान देने के लिए तुम तैयार हो या नहीं, सार्वजनिक रूप से बोल दो ना। तो और उसी प्रकार हमारे जो माने परम आदरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सिर्फ उनको भुनाएंगे, लेकिन जिस सम्मान के अधिकारी हैं वो सम्मान देने के लिए तैयार नहीं। यही तो गद्दारी है, यही गद्दारी है बीजेपी के देश के खिलाफ। और ये बीजेपी वालों की और मोदी की असलियत हर एक भारतीय भाई बहन को जानना बहुत जरूरी है। हमारे जितने भी अमर शहीद हैं, हमारे जो चंद्रशेखर आज़ाद हैं, अशफाकुल्लाह हैं, भगत सिंह हैं, बाबा साहब को भी जो है वो सम्मान देने के लिए तैयार नहीं है। यही बात तो अच्छा सिर्फ मोदी जी अकेले थोड़ी हैं। ममता बनर्जी वो फोटो नीचे जरूर चिपकाएगी, बने जरूर पीछे लगाएगी सुभाष चंद्र बोस का, लेकिन क्या उनको सम्मान देने के लिए तैयार है? बताया गया था कि जरा पहले वो ये तय कर ले कि जिस नेहरू ने हमारे सुभाष चंद्र बोस जी को मरवाया, जिस गद्दार नेहरू ने मरवाने के बाद एक झूठी कहानी बनवाई, उस झूठी कहानी पर
जो है वो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जस्टिसेज के द्वारा वो खुद और उसकी बेटी जो गद्दार थी इंदिरा गांधी ने ठप्पे लगवाए। और जो है तीसरा जो मुखर्जी कमीशन था, जो कि कम से कम इतना तो उसने स्थापित किया कि ये झूठी कहानी है, जो ये जो हवाई जहाज दुर्घटना से सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु वाली जो कहानी बिल्कुल झूठी कहानी है, मुखर्जी कमीशन, तीसरा कमीशन, उसको भी इन सबों ने जो है वो उसको भी यूपीए की सरकार और जेएनपीसी वालों ने उस रिपोर्ट को भी कूड़े दान में डाल दिया। इतने बड़े गद्दार हैं, तो सारी बातों को वो सार्वजनिक रूप से कह सकती है। हमारे सुभाष चंद्र बोस को अंतर्राष्ट्रीय अपराधी घोषित करवाया ये गद्दार नेहरू, बताइए ना। तो क्या ये ममता बनर्जी सुभाष चंद्र बोस का जो पीछे जो है वो बैनर लगाती है, फोटो लगाती है, क्या इतना वो घोषित कर सकती है? नहीं घोषित कर सकती है। तो वो भी तो गद्दार है ना। तो ये बीजेपी वाले अकेले नहीं है। तो नाम बनाने के लिए तो हमारे सुभाष चंद्र बोस जी का ये नाम बनाएंगे, वो सम्मान देने के लिए वो तैयार नहीं है। सुभाष चंद्र बोस ने जो आज़ाद भारत की स्थापना की थी वो 21 सितंबर 1943 को। 15 अगस्त तो आज़ादी का दिवस है ही नहीं। वो हमारे भारतीय इतिहास का सबसे दुखद, सबसे क्या कहते हैं कि वो दुखांत, सबसे ट्रेजिक वो दिन है जिस दिन उसका विभाजन हुआ। सत्ता की छीना झपटी में 25 से 30 लाख हमारे भारतीय भाई बहन मारे गए। 3 करोड़ से ऊपर भारतीय भाई बहनों के घर उजड़े। तो आज़ादी का दिवस वो कैसे हो सकता है? आज़ादी का दिवस वास्तव में भारत के लिए वही है जिस दिन हमारे वही परम आदरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने या तो रंगून में या तो सिंगापुर या जो है अंडमान निकोबार में उन्होंने आज़ाद भारत की स्थापना की थी। और उस आज़ाद भारत को 11 देशों ने मान्यता भी दी थी। उसका सिक्का भी चला था, सब कुछ था। तो हमारे देश के लिए जो वास्तविक आज़ादी का दिन है वो है 21 सितंबर। आज भी ये बीजेपी वाले मोदी जी उसी जो कलंकित दिवस है, जो 15 अगस्त, जो कि जिस दिन हमारा देश बटा, उसी पर जो है वो ये मैंने जेएनपीसी जो इस देश की गद्दार है उसी के प्रति चिन्हों पर चल करके इसी 15 अगस्त को जो है आज़ादी का दिवस ये मनाते हैं। तो देश को देखना जरूरी है कि आखिर इनके चरित्र में और जेएनपीसी या कांग्रेस के चरित्र में फर्क क्या है? कोई फर्क नहीं, सिर्फ इनको बचाना। सिर्फ यानी बीजेपी वालों का एक काम रह गया इन कांग्रेसियों को बचाना। और तो माहौल यानी ये होना चाहिए, माहौल हमारे सुभाष चंद्र बोस जी का होना चाहिए, माहौल हमारे भगत सिंह जी का होना चाहिए, माहौल हमारे बाबा साहब का होना चाहिए। लेकिन ये हटा करके सिर्फ पहले तो गांधी नेहरू, अब थोड़ा सा कभी जो है वो पटेल जी का और देश में यानी जो है क्रांतिकारी अमर शहीदों का, देशभक्तों का जब जिक्र आ गया तो सिर्फ 2 ही का ये सब बीजेपी वाले लाते हैं। बीजेपी वाले सिर्फ 2 ही का नाम लाते हैं, गोडसे और सावरकर, और वो भी सिर्फ जेएनपीसी के पापों को धुलने के लिए। ये भी इनकी साजिश है। अरे किस तरह से मैंने जेएनपीसी के गद्दारी के पापों को ये धुलते कैसे हैं, कैसे बचाते हैं, उस साजिश को जानना हमारे देशवासियों को बहुत जरूरी है। एक तो पहले वो चले थे
जब यानी 2014 में चलाए थे कांग्रेस मुक्त भारत कांग्रेस मुक्त भारत, 3-4 साल वो चला। तब वो जो इनका राजनीतिक गुरु है बीजेपी वालों का, आरएसएस ने कहा कि भाई, उसने कहा कि भाई ये जो है कांग्रेस मुक्त भारत जैसी कोई चीज़ नहीं है, और कांग्रेस का भी आज़ादी लेने में बड़ा हाथ था, इसलिए कांग्रेस मुक्त भारत जैसी कोई चीज़ नहीं है। मतलब कि जो 3-4 साल तक बीजेपी ने चलाया था, जो गुब्बारा उड़ाया था कांग्रेस मुक्त भारत, उस गुब्बारे को इस आरएसएस ने ऐसा प्रिक किया, ऐसा उसमें छेद कर दिया, जो है पूरे उसके गुब्बारे की हवा निकाल दी। अब बीजेपी वालों की भी हवा निकाल दिया इस आरएसएस ने, और तब से बीजेपी वालों की गिगी बंद हो गई, कांग्रेस जो है वो कांग्रेस मुक्त भारत कहने की। और अब फिर कभी कभी कहते हैं वो कांग्रेस मुक्त भारत, लेकिन कांग्रेस मुक्त भारत से उनका लबेलबा मतलब यही है कि सत्ता पर ये बैठते जाएंगे और विपक्ष में उसको करते जाएंगे, विपक्ष में उसको ढकेलते जाएंगे। ये रहा इनका सत्ता पर काबिज होना। इसको बता रहे हैं कि ये जो है वो कांग्रेस मुक्त भारत है, और सत्ता हथियाने में वही याद करने अपना रहे हैं जो कांग्रेस वो क्या करती थी। महाराष्ट्र में क्या किया, शिवसेना को फोड़ लिया, जो है बसों में भर करके, हवाई जहाज में भर करके, गेस्ट हाउस में भर करके, बस तोड़ फोड़। तो चरित्र उनका वही है। तो इस जेएनपीसी को बचाने का एक नुस्खा, एक तरीका, एक षड्यंत्र जो है और भी है इनका। एक फैलाए हुए हैं कि कांग्रेस है कहाँ, कांग्रेस मर गई, कांग्रेस खत्म हो गई। क्यों? कि ताकि लोगों का, अरे भाई कांग्रेस वो अमर बेल है, कहीं से भी फट से जो है वो खड़ी होती है। जो कांग्रेस या जेएनपीसी 77 में बिल्कुल साफ हो गई थी, 2 साल में खड़ी हो गई, वापस आ गई, वापस जो है 1980 में आ गई। कभी भी आ सकती है ये। तो इसीलिए जनता का ध्यान हटाने के लिए यदि जेएनपीसी को भारत की धरती से समूल समाप्त न किया गया तो ये अमर बेल की तरह कभी भी जो है वो हावी हो सकती है। ये पूरी गुंजाइश संभावना जो है ये दे रहे हैं बीजेपी वाले वो इस जेएनपीसी के लिए कि कभी भी वो अमर बेल पकड़ करके जो है फिर से जीवित हो जाए, फिर देश पर हावी हो जाए। इसीलिए वो जनता का ध्यान बटा रहे हैं कि कांग्रेस तो मर गई। तो इस तरह से भी ये जो है इस जेएनपीसी की रक्षा कर रहे हैं, उसको बचा रहे हैं। और तो जहां ये कहते हैं कि कांग्रेस मर गई, यदि मर गई तो अग्निपथ वाले मामले पर किस तरह से इसी जेएनपीसी और जेएनपीसी का जो स्टूडेंट विंग है, जो यानी छात्र वाला जो उसकी शाखा है, SUI शायद है, हाँ SUI करके है ना, तो उसने जो है अग्निपथ के बहाने जो है पूरा अग्निपथ के विरोध के नाम पर पूरा बड़ा देश को जला दिया। ट्रेनों को, नए कोचेस थे, उनको जलाया गया। तो ये भी जो है हमारे देशवासी, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन इसको देखें कि किन तरीकों से जो है ये बीजेपी जो है इस खतरनाक जेएनपीसी को, जो इस देश के जो सबसे बड़ी अभिशाप और सबसे बड़ी गद्दार है जेएनपीसी, उसको ये बचा रहे हैं। जिस देश में माहौल होना चाहिए सुभाष चंद्र बोस जी का, भगत सिंह का, चंद्रशेखर आजाद का, बाबा साहब का,
ये फिर वही माहौल ला करके और फिर जो है यानी देश विरोधी जो है एक वातावरण जो है वो काम किए हुए हैं गांधी का, नेहरू का, और अधिक से अधिक जो है वो गोडसे को ला करके, सावरकर को ला करके। अब गोडसे की भी कहानी तो बताई गई है। गोडसे जो है एक आरएसएस वालों का एक मोहरा है, एक पान है इसे जेएनपीसी के नेहरू को बचाने के लिए, इसलिए कि उस मोहनदास करमचंद गांधी की हत्या में इस नेहरू का हाथ था। जांच तो हुई नहीं, यदि वो जांच होती है तो स्पष्ट रूप से जो है नेहरू की जो स्पष्ट भूमिका उसमें रही है मोहनदास करमचंद गांधी की हत्या में, वह देश के सामने आता। तो ये स्थिति आने के पहले ही आरएसएस ने नाथूराम गोडसे को इस रट के साथ कि तुमको बस यही कहना है कि हमने गांधी को मारा, हमने गांधी को मारा, हमने गांधी को मारा, वो भेजा। और उसने इस रट को जस्टिफाई करने के लिए, उचित ठहराने के लिए वो किताब भी उसने लिख डाली कि मैंने गांधी को क्यों मारा। तो यह भी एक दुखड़ा है। जो आरएसएस अपने को कहते कि हम सांस्कृतिक संगठन हैं, हम जो है वो यानी वो देशभक्ति का संगठन है, वो आरएसएस जो है वाकई में इस जेएनपीसी की एक वो रक्षा करने वाली एक एजेंसी है। भारतीय आवाम ताकत दल ने तो यहाँ तक कहा कि आरएसएस वास्तव में ये इसका ढकोसला है। वो इस जेएनपीसी जो अभिशाप है इस देश का, उसका एक बिल्ली का पंजा है, कैट्स पा है। लेकिन हमारे भारतीय भाई बहनों जरा इसको ये भी ध्यान में रखिए, सिर्फ इस जेएनपीसी के रक्षक सिर्फ आरएसएस ही नहीं है। इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का जो पूरा का पूरा बौद्धिक वर्ग जो है, उसने आरएसएस और बीजेपी के विरोध में इतना अपना दिमाग खाली कर लिया है कि वो एक बार नाम नहीं लेता है इस गद्दार जो है, गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी का और गद्दार जवाहरलाल नेहरू का। तो वो सब, तो ये पूरा कुनबा इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का जो बौद्धिक वर्ग है पूरी तरह बचाता है इन दोनों गद्दारों को और पूरे जेएनपीसी को। ये दुखड़ा कहां तक। तो इसको जरा देखिए कि बीजेपी की ये करतूत कि देश के दुश्मनों को, जिनका वो दुश्मन जो कई रूपों में है, जिनका देशभक्ति का, चूंकि देशभक्ति का वो तमगा लिए हुए हैं, तो उसका तकाजा है कि भाई देश के दुश्मनों का नाश किया जाए, उनको ठिकाने लगाया जाए। तो वो ऐसा तो नहीं वो कर रहे हैं। तो ये इनके जो यानी देश विरोधी कारनामे हैं। और फिर देश को चाहिए क्या कि देश में कम से कम जो है सद्भाव आए, एकता है, भाईचारा है, वो भी नहीं कर रहे हैं। सिर्फ विकास के चकाचौंध दिखा करके अपने इस तरह के सारे पापों को ढकने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये पूरे मैंने इस पूरे अपने कारनामे से, यानी जो भारतीय समाज विरोधी है, भारत विरोधी कारनामे से लोगों का ध्यान हटाने के लिए बीजेपी वाले भी और जेएनपीसी वाले भी, साथ में और भी इनके एक छद्म माहौल वो बनाए हुए हैं। और छोटी छोटी बातों का क्या कि अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति का अपमान किया। अब पूरा मीडिया, इसके पहले वो ईडी जो है वो पूछताछ कर रही है। ईडी जो है ये सोनिया गांधी से पूछताछ कर रही है और राहुल गांधी से पूछताछ कर रही है। कांग्रेस वाले जो है वो सत्याग्रह कर रहे हैं।
यानी जो 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 मोहनदास करमचंद गांधी वो करता था वो सत्याग्रह, एक तो खुद ही गद्दार था, और उसको उस गद्दार के सत्याग्रह को आज भी वो ये इस देश की गद्दार जेएनपीसी भुना रही है, और भुनाई नहीं रही है, ये मीडिया वाले भी कहते हैं। महात्मा गांधी और उसका जो है वो जो है सत्याग्रह, तो इन सबों की मानसिकता किस कदर यानी भारत विरोधी मानसिकता के आधार पर जो है प्रदूषित है, यह भी सभी भारतीय भाई बहनों को दिखाना जरूरी है। तो इसी तरह की बातों को लेकर पूरा माहौल को ये जकड़े हुए हैं, गिरफ्त किए हुए हैं, ताकि बीजेपी की जो 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 भारत विरोधी जो हरकतें हैं उधर जो है हमारी अवाम का, हमारे लोगों का ध्यान न जाए। अधीर रंजन चौधरी के विषय में जो कहा गया कि भाई वो जो है, और वास्तव में आप देखिए अधीर रंजन चौधरी ने कहा कैसे, वो जो है यानी राष्ट्रपति भी कहा, इसके बाद राष्ट्रपति भी कहा, जानबूझ के कहा, उसने जानबूझ करके अपमानित किया उसने, और वो बहाना क्या लिया कि उसको हिंदी की जानकारी नहीं है। ये जितने इस किस्म के दुष्ट होते हैं, खास करके जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं होती है, अंत में वो इसी औकात पर चले आते हैं कि उनको हिंदी का ज्ञान नहीं है। कुछ वर्षों पहले जो देश ने देखा होगा कि इसी तरह से ये मणिशंकर अय्यर इन मोदी महोदय को नीच बोला था। जब उसकी आलोचना हुई तो कहता कि हमको हिंदी का क्या ज्ञान नहीं है। देश देखा होगा, देश देखता होगा कि कितनी अच्छी हिंदी बोलता है। नीच शब्द के बगैर मायने जाने हुए वो मोदी जी के विषय में बोल रहा है, और जब उसकी आलोचना हो रही तो कह रहा है कि हमको हिंदी का ज्ञान नहीं है, हिंदी का उतना ज्ञान नहीं। उसी तरह का ये बहाना लेता, लेकिन देश इस तरह के बहानों में न जाए। अधीर रंजन चौधरी की क्या औकात है, क्या उसकी बिसात है? अरे जब ये पूरा जेएनपीसी इस देश का अपमान करता है, तो देश के सामने वो राष्ट्रपति की बात नहीं, देश का ही अपमान करते हैं। जिस वक्त ये सोनिया गांधी जो है 2008 में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से इसने समझौता कराया अपने सुपुत्र राहुल गांधी के साथ जो है, और उस डॉक्यूमेंट की ये गवाह भी बनी थी। उस दस्तावेज की वो जो समझौते की जो है ये गवाह भी बनी थी। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से जो समझौता हुआ, और उसके चलते इन जेएनपीसी वालों ने दुश्मन चीन के लिए भारत का बाजार खोल दिया। सीमा पर कोई सड़क नहीं बनाई घुसपैठ वो कराने के लिए। तो ये हमेशा देश को अपमानित वो करते रहे। जो जब ये मुंबई में जो अटैक हुआ था ताज होटल पर, तो हमारी जो है यानी वायुसेना तैयार थी। हमारी वायुसेना जो है पाकिस्तान पाकिस्तान से बदला लेने के लिए उस पर आक्रमण करने के लिए तैयार थी। लेकिन उस पर जो है वो आक्रमण जो है सिर्फ इसीलिए नहीं किया। अच्छा हाँ, वो जो आतंकी हमला हुआ, अब ये भी बात खुल क्या रही कि वो आतंकी हमला जो है जो ताज होटल पर किया गया था, पाकिस्तान ने चीन से पूछ करके किया था कि भाई वो कह रहा था कि हम इस तरह से अटैक करेंगे तो निश्चित है कि भारत हमको तबाह करेगा। वो चीन ने कहा कि नहीं आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हम जो है जो भारत के जो शासक हैं, जो सोनिया गांधी है और राहुल गांधी है,
उनको उनको हमने कंट्रोल कर लिया है, उनके साथ जो है समझौता हो गया है, तो वो तुम आतंकी हमला करवाओ, कुछ नहीं होगा। ये सच्चाई है। तो जब वायुसेना अध्यक्ष का ये बयान भी आया था, तो वायुसेना ने जो है पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए जब योजना लेकर के ये इस सरकार के पास आए, सरकार ने उसकी अनुमति नहीं दी। तो सरकार ने जब अनुमति नहीं दी, और उस अनुमति न देने का एक ही कारण था, वो जो गद्दारी भरा समझौता जो कि इस जेएनपीसी ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से 2008 में वुहान में किया था, वही मुख्य कारण था। और इस मुख्य कारण को छिपाने के लिए ये मनमोहन जो है वो कार्य नहीं है, वो भी इस देश का गद्दार है। उससे जब बराक ओबामा आए थे भारत में, और उन्होंने अपनी किताब में भी लिख दिया है कि भाई जब आप इतने सक्षम थे और इतने आप गुस्से में थे, तो पाकिस्तान पर जो है अटैक क्यों नहीं किया। तो वो बहाना लिया कि भाई यदि हम अटैक करते तो हमारे देश के एक तबके में एक गलत संदेश जाता। देखिए कितनी बात कैसे बोलता है मनमोहन। पाकिस्तान पर यदि अटैक होता है तो कि हमारे देश के इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन उसका विरोध करेंगे। कितनी बार अटैक हुआ, 65 में हुआ, 71 में हुआ, कारगिल वाला युद्ध हुआ, तो क्या तो क्या हमारे देश के जो है वो इस्लाम आस्था वाले भारतीय बहन पाकिस्तान का साथी है। लेकिन ये इस तरह से उसने उस मनमोहन सिंह ने ये बयान देकर के हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को कलंकित नहीं किया। उनकी जो मुल्क परस्ती है, उनकी जो देशभक्ति है, उस पर भी जो है उसको भी अपमानित किया इसने, मनमोहन सिंह ने। तो ऐसे से तो गद्दार है देश के। और ये मोदी महोदय आज तक अपने राष्ट्रवादी आज तक जो 2008 में जो समझौते की बात अभी कही जा रही है, 2008 में जो इसे जेएनपीसी ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से जो समझौता किया था, उसके एवज में $800 मिलियन का रिश्वत भी लिया था राजीव गांधी फाउंडेशन के जरिए। आज तक ये नकली राष्ट्रवादी मोदी महोदय ने उस समझौते की जांच नहीं कराई। ये अपने को राष्ट्रवादी बनते हैं ना। तो ये सारे तथ्यों का सामना करने के लिए बीजेपी वालों के पास कोई तथ्य नहीं है, कोई तर्क नहीं है, कोई ढंग की बात नहीं है। सिर्फ एक ही उनके पास फिग लीफ है। फिग लीफ जानते हैं? फिग लीफ वो होता है कि हमारे जब हमारी मानवता जो है वो जंगलों में रहा करती थी, तो अपने जो है वो जो जेनिटल ऑर्गन्स हैं, मैंने इतना जो है वो ढकने के लिए जिन पत्तों का प्रयोग जो है वो जिन पत्तों से ढकते थे, उन्हीं पत्तों की अंग्रेजी बनी है फिग लीफ। एक बहाना। तो उसका एक बहाना है। क्या बहाना है? जब इस भारतीय जनता दल का भारतीय जनता दल क्या कहता है? देश में एकता होनी चाहिए, देश में जो है भाईचारा होना चाहिए, सद्भाव होना चाहिए। क्योंकि यह देश कई तरह के बिखरावों से जूझ रहा है, इसलिए कहता है। और जूझ भी रहा है। अब कई इसी देश में भारत विरोधी ताकतें जो विभिन्न रूपों में, खास करके जो पैदा हो गई हैं 2014 में, वो दिन रात वो लगी हुई है इस देश में नफरत फैला करके देश को कमजोर करने में, जिसमें सबसे आगे है गद्दार पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ है। तो इसलिए देश में वो एकता होनी चाहिए।
बहुत जरूरी है। तो इस तरह की बातों का जब उनके पास, बीजेपी वालों के पास कोई नैतिक तार्किक बात नहीं रहती है, तो बस एक फिग लीफ के रूप में ये अपने छुट भइयों को सिखा पढ़ा करके हमारे गांव गिराज के हमारे भारतीय भाई बहनों के बीच में भेज देते हैं कि भारतीय जनता दल, यस, अब इनको सत्ता की बड़ी पड़ती है। अरे अभी भारतीय जनता दल साधन के अभाव में अभी जो है यूट्यूब के माध्यम से अब अपने देशवासियों को जगा रहा है। बस इनको सत्ता ही बस दिखती है, हर चीज सत्ता के लिए। यदि सत्ता में आ गया तो सनातन नष्ट हो जाएगा। तो खैर हमारे भारतीय भाई बहनों से बताया गया कि भाई सनातन के ये हितैषी नहीं है, न तो वो छुट भइये जो आकर के यानी दुष्प्रचार करते हैं हमारे गांव गिराज में भारतीय भाई बहनों से, अपने भारतीय भाई बहनों में जो दुष्प्रचार करते हैं वो, या बीजेपी या आरएसएस वाले जो है, ये सनातन के हितैषी नहीं है। ये हमारे हिंदू सनातन में जो कट्टरवादी तत्व हैं, जो जिनका दृष्टिकोण सामंतशाही है, जिनका दृष्टिकोण जो संभ्रांतवादी है, माने एलिट टाइप का, एलिट या फ्यूडलिस्टिक एटीट्यूड वाले, और जिन्होंने खुद हिंदू सनातन इतना बड़ा यानी एक विश्वीय ग्लोबल टाइप का जिसका दृष्टिकोण रहा हो, दर्शन रहा हो और व्यवहार रहा हो, उसको इन सब ने तबाह किया हुआ है। इसीलिए हिंदू सनातन के साथ इसके साथ विडंबना बहुत है कि इतना बड़ा पंथ जो है आज इन्हीं सबों के कारण जो है वो तबाह हुआ है। कई पंथ इससे परेशान होकर के निकले हैं। आज वही तत्व जो है भेष बदल करके वो सिस्टम पर जो है वो काबिज होना चाहते हैं, बीजेपी के जरिए, आरएसएस के जरिए। तो ये हिंदू सनातन के हिंदू सनातन का हितैषी है, कतई नहीं, बिल्कुल झूठा। तो इसीलिए भारतीय जनता दल ने बताया कि भाई इनको जो इतनी थियरी, इतना उलझी हुई बात को समझने के लिए कहाँ तक हम हमारे भारतीय भाई बहन अपना दिमाग खर्च करें, और जरूरत भी नहीं है। बस यही मान लीजिए कि ये सब झूठे हैं और झूठे ही बोलते हैं। और भारतीय जनता दल ने यह भी कहा कि जो राजनीतिक दलों में, खासकर जेएनपीसी वगैरह, जेएनपीसी और लोगों में जो झूठ और अफवाह बोलने की आदत आई भी है, तो इन्हीं तत्वों की जो आदत है झूठ बोलने की उसी से सीख लिया है, उसी से लेसन लिया है। और ये जो कट्टरवादी तत्व हैं वो हिंदू सनातन वाले, ये झूठी कहानियां बनाने में, झूठ बोलने में बड़े माहिर होते हैं। और आज हो सकता है कि ये जो कट्टरवादी तत्व हैं वो यानी हिंदू सनातन वाले जो भी झूठी कहानियां रचते हैं, और तो उन्हीं से सीख लेकर के जेएनपीसी वाले आजकल जो है, आजकल क्या जमाने से झूठ और अफवाह के जो उनका गुरु घंटा रहा है, जो कट्टरवादी तत्व यदि गुरु हैं तो उनके जो शिष्य हैं यानी शागिर्द, ये जेएनपीसी वाले यानी झूठ और अफवाह बोलने में उस गुरु के चीनी बन गए। चेला जो है बंदा नहीं चीनी, और वो ज्यादा खतरनाक हो गया। इसलिए जेएनपीसी का हर एक, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे सोनिया गांधी हो, चाहे प्रियंका हो, चाहे और भी उसके चंगू मंगू हो, सब झूठ ही बोलते हैं। इसलिए इस झूठ से बचने का भारतीय जनता दल ने जो सबसे सरल उपाय बताया है कि जब भी ये बीजेपी के शिकायत पढ़ाई मिले हैं, चाहे जेएनपीसी के मिले, चाहे समाजवादियों के मिले, इनकी किसी भी बात पर हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन गांव गिराज के कहीं भी यकीन न करें। माने कि भाई यही यकीन करने के काबिल ही नहीं, उस लायक ही नहीं है, सीधा उसको कूड़ेदान या कचड़े वाली बाल्टी में डाल दें।
और सुकून से रहें। तो ये बीजेपी जो है किस कदर जो है इस देश के लिए अभिशाप बनी हुई है, यह देश को जाने जरूरी है। और झूठ मूठ की बातों पर कभी जो है वो नुपुर शर्मा का प्रकरण, गलाकाट गैंग, फलाने ढंग, अरे जितनी जब पीएफआई है, गलाकाट गैंग, अरे भाई मोदी महोदय, इसको समाप्त करने की आपकी जिम्मेदारी बनती है। तो वो जिम्मेदारी न निभा करके आपने सिपह सालारों को आपने नियुक्त कर दिया है। उसमें प्रदीप सिंह है, उसमें जो है हर्षवर्धन त्रिपाठी है, उसमें जो है ये डीके दुबे है, मनीष ठाकुर है, मनीष कुमार है, मनीष शुक्ला है, और जो है वो ओंकार चौधरी है, एक और निकल आया को उनको वो हरीश बर्नवाल। ये सब क्या करते हैं कि भाई जो जिम्मेदारी निभानी है देश के दुश्मनों को समाप्त करना, तो उनकी इस निकम्मापनी कह लीजिए, चाहे इनकी कायरता कह लीजिए, या देश विरोधी हरकत कर लीजिए मोदी जी की, उसको छिपाने के लिए ये बराबर जो है, जैसे प्रदीप सिंह है, बराबर वो कभी ममता बनर्जी का, कभी राहुल गांधी का, तो कभी कांग्रेस पार्टी का वो वर्णन करता रहता है। उसी प्रकार वर्णन ये भी करता रहता है वो हर्षवर्धन त्रिपाठी भी, उसी प्रकार वर्णन जो है वो डीके दुबे भी करता रहता है। वो इस तरह से जरा ध्यान दीजिए, वो इस तरह से वर्णन करते हैं कि लगता है कि बीजेपी और मोदी महोदय हुकूमत में है ही नहीं। वो या तो यानी वो विरोध पक्ष में या कहीं और है। अरे भाई, इस देश की जनता ने वोट दे करके, समर्थन दे करके प्रधानमंत्री वो बना दिया, सिर्फ इन्हीं समस्याओं के निराकरण के लिए, इन्हीं समस्याओं से निपटने के लिए। तो जो सारी समस्या है, चाहे राहुल गांधी वाली समस्या हो, चाहे पीएफआई की समस्या हो, चाहे देश में जो है इस तरह से जो कट्टरवाद की समस्या हो, पत्थर की समस्या जो भी है, इसको समूल समाप्त करने की जिम्मेदारी निभाने के लिए ही इस देश की जनता ने आपको प्राइम मिनिस्टर बनाया। इसलिए नहीं बनाया कि आप निकम्मा हो जाइए और जो है इन देश के दुश्मनों का सफाया करने के बजाय, उनको समूल समाप्त करने के बजाय आप जो है उनको पालिए और इन सांपों को पालिए और देश को कटवाइए, देश को डसवाइए इन सांपों से। और आपकी इसी निकम्मापनी को छिपाने के लिए आप जो है यानी ये इस फौज को आप खड़ा कर देंगे, प्रदीप सिंह जैसे लोगों को। तो कितना बड़ा धोखा जो है इसे बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है और श्री मोदी जी के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों, यह आपके कंधे पर वो सब लोग खेल रहे हैं। इसलिए जरूरत है कि आप एक होइए और इनके धोखापट्टी को और इनकी देश विरोधी हरकतों को पहचानिए। और जो ये वीडियो जो है भारतीय जनता दल का, इसको जन तक इसको पहुंचवाइए। इसकी चर्चा अब चलेगी, जितना ही चर्चा चलेगी, इसलिए कि इस तरह की जो बीमारी है, इस गंदगी जो है परत दर परत बिठाई गई है और इस गंदगी को साफ करना बहुत जरूरी है। यह दूसरी आज़ादी है। हमारे जो है 1857 से लेकर के जितने हमारे अमर शहीदों ने इसका बीड़ा उठाया, लेकिन वो मुकाम तक नहीं पहुंचा इन्हीं सब समस्याओं के कारण। लेकिन भारतीय जनता दल ने ठान लिया है कि उसको मुकाम तक पहुंचाएगा। और वातावरण जो है, देश का वातावरण जो है, वो हमारे सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह और बाबा साहब के अनुसार लाएगा, भारतीयता के आधार पर। तो इस वीडियो को जन तक पहुंचाइए
और चर्चा चल रही है। इसकी देश में सुनामी आने की आवश्यकता है। ये दूसरी आज़ादी की लड़ाई है, वो भी शांतिपूर्ण वेलवेट रेवोल्यूशन के द्वारा, इलेक्शन, ईवीएम मशीन पर वहाँ इनको नष्ट में नाबूद करना है। ये प्रण आपका होना चाहिए। देखिए वीडियो लंबा हो ही गया, कोई बात नहीं है। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक चर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।